हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह और आज हम बात करेंगे जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में। तो जंतु ऊतक की परिभाषा है कि रचना और कार्यकी में समान कोशिकाएं निश्चित स्थानों पर सुसंगठित समूहों अर्थात पिंडों या स्तरों में सुव्यवस्थित रहती हैं। उन्हें हम जंतु ऊतक कहते हैं। मतलब जंतु ऊतक जो है निश्चित स्थान पर होनी चाहिए और रचना और कार्यकी में समान होना चाहिए, उनकी ये परिभाषा है। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या भौतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। यह सूक्ष्म शारीरिकी की एक उप शाखा होती है। अध्ययन की एक पृथक शाखा के रूप में भौतिकी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिगी ने 1628 से 1994 के बीच की थी। हिस्टोलॉजी का नाम मेयर्स ने 1819 में दिया था। टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक बाइकाट ने किया था। उसके बाद आता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, आंतरकोशिकीय पदार्थ। दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसमें आंतरकोशिकीय पदार्थ भरा रहता है। अभी हाल के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन इसको माना जा रहा है। कोशिकाएं इंटरसेलुलर सब्सटेंस द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ टिश्यू, ऊतकों के भेद। ऊतकों के कितने प्रकार के भेद होते हैं? भ्रूणीय परिवर्धन में 3 प्राथमिक जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इन्हीं स्तरों से वयस्क के सारे ऊतक बनते हैं। ऊतकों की 4 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से मिल करके 4 प्रकार की ऊतकों की श्रेणियां बनती हैं। उपकलीय ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू और चौथा है तंत्रिकीय ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं उपकलीय ऊतक की यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आच्छादन उपकलाएं या कवरिंग एपिथेलिया, दूसरा है ग्रंथिल ऊतक यानी ग्लैंडुलर टिश्यू। आच्छादन उपकलाएं कवरिंग एपिथेलिया। कवरिंग एपिथेलिया को सिंपल एपिथेलिया, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया और स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया में डिवाइड किया गया है। और ग्रंथिल ऊतक को रचनात्मक जटिलता के आधार पर डिवाइड किया गया है। स्रावी इकाइयों की आकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है और श्रावण की विधि के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं आच्छादन उपकला यानी कवरिंग एपिथेलिया के बारे में। तो कवरिंग एपिथेलिया में पहला हो गया सिंपल एपिथेलिया। सिंपल एपिथेलिया भी 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस ये कहाँ पाई जाती है? अपने बॉडी में थोरैक्स, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिकार्डियम, प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियम, ब्रैंकियोल्स, बोमेंस कैप्सूल, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और रीटी टेस्टिस में। दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल लूप ऑफ हेनले, सिलियरी बॉडी ऑफ आइज, ब्रोंकियोल्स, थायराइड ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड,
पैंक्रियाज, लीवर, गोनेड्स, इनमें पाई जाती है। तीसरा है सिंपल कॉलमनर आमाशय, आंत, पित्ताशय, पित्त वाहिनियों के दीवार के भीतरी स्तरों में पाई जाती है। चौथा है सिंपल कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियम, तरल पदार्थों के एक ही दिशा में बहाव का संचालन करते हैं। ये पाए जाते हैं स्मॉल ब्रोंकी में, ओविडक्ट, मूत्रवाहिनी, तंत्रिका गुहा, न्यूरोसिल्स और गर्भाशयी नाल में पाए जाते हैं। टिम्पैनिक कैविटी में भी पाए जाते हैं। दूसरा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया कहाँ पाए जाते हैं? ट्रैकिया, लार्ज ब्रोंकी, नेजल कैविटीज, फेरिंग्स, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, मेल यूरेथ्रा में। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया हवा में उघड़ी सतह एवं घर्षण वाली जगह पे पाई जाती है। हवा में उघड़ी सतह अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया को बांटा जाता है दो भागों में। एक होता है केराटिनाइज्ड, जिसको वायु में उघड़ी हुई त्वचा कहते हैं। दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड कॉर्निया, ओरल कैविटी, फेरिंग्स और वेजाइना में ये पाए जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया हो गया। दूसरा हो गया स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। यह नेत्रों की श्लेष्मा, स्वीट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा और एनल कैनाल में पाई जाती हैं। तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। ये कंठ और ग्रसनी के कुछ भाग तथा कुछ बड़ी ग्रंथियों, पैरोटिड तथा स्तन ग्रंथियों की वाहिनियों आदि की गुहा में पाई जाती है। चौथा है स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया। स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया को तीन मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, तीसरा है पिगमेंट एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जहाँ फैलाव सहने की उपयोगिता होती है वहाँ पर पाई जाती है। पतली, लचीली और जल के लिए अपारगम्य होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। दूसरा है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। घ्राण अंगों की श्लेष्मिक कला, अंतरकड़रों की उपकला, स्वाद कलिकाएं तथा आँखों के दृष्टि पटल इनके स्वतंत्र छोर संवेदना को ग्रहण करने के लिए बने होते हैं। तीसरा है पिगमेंट एपिथेलियम। रंगा उपकला, आँखों के दृष्टि पटल में आधार स्तर पर एक ऐसी उपकला होती है जिसकी कोशिकाओं में रंगाकण होते हैं, अतः इसे रंगा उपकला कहते हैं। तो ये हो गया हमारे आच्छादन उपकला, कवरिंग एपिथेलिया का डिवीजन हो गया ये। अब बात करेंगे हम ग्रंथिल ऊतक, ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू को किन भागों में डिवाइड किया गया है? तो इनको डिवाइड करने के लिए इनके प्रकार बनाए, किस प्रकार से हम इनको डिवाइड करेंगे। तो पहला बनाया गया है रचनात्मक जटिलता के आधार पे कि इनकी रचना कैसी है। तो रचना के हिसाब से दो प्रकार की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड, सामान्य और संयुक्त ग्रंथियाँ। दूसरा है स्रावी इकाइयों, उनका आकार कैसा है। आकार के हिसाब से तीन प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, एल्वियोलर, एसाइनस और ट्यूबुलर।
और श्रावण की विधि के आधार पर एपोक्राइन और एपीक्राइन और मीरोक्राइन, और तीसरा है होलोक्राइन। एपोक्राइन मीन्स स्तनियों के स्तन ग्रंथियों तथा कुछ श्वेत ग्रंथियाँ। एपोक्राइन मतलब जिनमें ऊपर से सिक्रीशन होता है। एपीक्राइन चषक कोशिकाएं, लार, आंतरिक ग्रंथियाँ एवं अधिकांश श्वेत ग्रंथियाँ। शरीर की अधिकांश ग्रंथियाँ मीरोक्राइन होती हैं। और तीसरा है होलोक्राइन ग्लैंड्स, स्तनियों की तेल ग्रंथियाँ। और चौथा है स्रावी पदार्थ की प्रकृति के आधार पर वो क्या क्या सिक्रीशन करता है, किस प्रकार का सिक्रीशन करता है, उसके आधार पे 3 प्रकार की होती हैं। सीरस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ये वर्गीकरण केवल मीरोक्राइन ग्लैंड्स पर लागू होता है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। ये वर्गीकरण हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू का ये पूरा वर्गीकरण है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमने इधर पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यू का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का वर्गीकरण, कनेक्टिव टिश्यू, इसे मेसेनकाइमा भी कहते हैं। इसका एजिंग इफेक्ट आयुकरण प्रभाव से घनिष्ठ संबंध होता है। संयोजी ऊतक की 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये तीन भागों में डिवाइड किया गया है: सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और सिंपल लूज कनेक्टिव टिश्यू को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है: फाइब्रस टिश्यू और फाइबर्स और टिश्यू के रूप में। तो फाइबर्स में आ जाता है वाइट कोलेजिनस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, येलो इलास्टिक फाइबर्स। और टिश्यूज में आ जाता है फाइब्रोसाइट्स एंड ब्लास्ट्स, मैक्रोफेजेस और हिस्टोसाइट्स और कॉस्मेटोसाइट्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स और एडिपोज सेल्स। दूसरा है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा भाग डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है: वाइट और कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 4 भागों में डिवाइड किया गया है: पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज फैटी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। चौथा है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज 4 प्रकार के होते हैं: वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज और चौथा है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। अब बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। तो वैस्कुलर टिश्यूज में आ जाता है ब्लड 2 प्रकार का होता है: ब्लड कॉर्पस्कल्स और हीमेटोक्रिट्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। और वाइट प्लेटलेट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया: ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू 3 भागों में डिवाइड है:
रेखित पेशियां, स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स। दूसरा है अनस्ट्रिप्ड, स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स। तीसरा है कार्डियक मसल्स, चेता अर्थात तंत्रिकीय ऊतक, नर्वस टिश्यू। रचनानुसार इनको बोलते हैं, दो भागों में डिवाइड किया गया है, तंत्रिबंध या न्यूरोग्लिया सेल्स। दूसरा है नर्व सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स को भी डिवाइड किया गया है 6 भागों में, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, न्यूरोलेमोसाइट्स और श्वान सेल्स। तो ऊपर की चारों जो है सीएनएस में पाई जाती हैं और नीचे की 3 ये पीएनएस में पाई जाती है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद आता है अनपोलराइज्ड और नॉन पोलर सेल्स, फिर एक ध्रुवीय यूनिपोलर सेल्स, द्विध्रुवीय बाइपोलर सेल्स, मल्टीपोलर बहुध्रुवीय सेल्स। ये तंत्रिका कोशिकाओं के 4 प्रकार हैं। कार्यों के अनुसार न्यूरॉन्स का वर्गीकरण। कार्यों के अनुसार वर्गीकरण, संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। दूसरा है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। तीसरा है मध्यस्थ या संयोजक तंत्रिका कोशिकाएं, इंटरनंशियल और एडजस्टर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू में आ जाता है युग्मक सेल्स, युग्मक कोशिकाएं। इनको डिवाइड किया है 2 भागों में, नर युग्मक कोशिकाएं, इनको शुक्राणु, मेल गैमेट्स और स्पर्म जिनको बोलते हैं। दूसरा है मादा युग्मक कोशिकाएं अर्थात अंडाणु, फीमेल गैमेट्स और ओवा। ये मैंने शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनका एक कॉम्पैक्ट वर्गीकरण बना करके आप लोगों को दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके और फोटोकॉपी करके रख सकते हैं। इनको बार बार पढ़ने से शरीर की सारी सेल्स के बारे में जानकारी हो जाती है कि कितने प्रकार की सेल्स बॉडी में हैं। थैंक यू।